हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 9। अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए हैं अपने पास एट लेक्चर्स में 25 करके हमने काफ़ी क्वेश्चंस कवर किए हैं जो हमारे AIB 21 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो आइए आज हम आज के क्लास में अगले 25 क्वेश्चंस करेंगे। उसके पहले जान लेते हैं कुछ ज़रूरी बातें। क्या है ज़रूरी बातें? देखिए कि यहाँ पे हमारे जो ऐप है प्रेप हॉरिजॉन में आपको AIB 21 के लिए कंप्लीट पैकेज मिलने वाला है। यहाँ पे अगर आप AIB 21 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इस ऐप में जाके पूरा कंप्लीट गाइडेंस आपको मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो है प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, मान लीजिए आपके जो AIB के पहले जो क्वेश्चंस हुए हैं तो लास्ट 5 ईयर्स के आपको PYQs मिलेंगे मॉक टेस्ट के फॉर्म में, जिसको आप फ्री में वहाँ जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस दी जाएंगी। यहाँ पे वहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी जहाँ पे आप लाइव वहाँ डाउट वहाँ क्लियर कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपको जो है AIB 21 के लिए डेडिकेटेड बैच जो है ऑलरेडी रनिंग पर है, वहाँ जाके आप ऐप में जाके बैच में आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको जो ऐप है, देखिए आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इफ़ यू आर ए iOS यूजर तो ऐप स्टोर में जाके वहां से ऐप डाउनलोड करिए। इफ़ यू आर एन एंड्रॉइड यूजर तो गूगल प्ले में जाके आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल सा है, ऐप डाउनलोड करिए, देन वहाँ पे रजिस्टर करना है आपको, अपना नेम एंड डिटेल्स क्रेडेंशियल्स डालिए, देन आपको सारे फीचर्स आपके लिए वहाँ पे ओपन हो जाएंगे। करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं फिर आज के क्वेश्चंस की तरफ, कि आज के क्वेश्चंस के बारे में पढ़ते हैं कि अगले 25 क्वेश्चंस आपको क्या कहने वाले हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है। ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मूत मैरिज इज इनकरेक्ट। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे कि इट इज ए टेम्पररी मैरिज फॉर ए फिक्स पीरियड, इट इज ए वैलिड अमंग शिया मुस्लिम, इट इज इक्वली रिकॉग्नाइज्ड अंडर सुन्नी लॉ, देन it automatically dissolves on expiry of the agreed deal। तो 4 ऑप्शंस आपके पास दिए हैं, तो कौन सा आपको करेक्ट होने वाला है? क्या आंसर करेक्ट है बताइए। यहाँ पे क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मुता मैरिज इज इनकरेक्ट, मतलब गलत पूछा है कि कौन सा जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है वो गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 सही होने वाले हैं, एक स्टेटमेंट आपका गलत होगा। देखिए यहाँ पे जो है कि बात की गई है कि इट इज इक्वली रिकॉग्नाइज्ड अंडर सुन्नी लॉ, तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है। ठीक है, मतलब आपका आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सबसे पहले मार्क करिए एज ए करेक्ट आंसर, फिर मैं बात करूंगी कि क्यों ये जो है स्टेटमेंट दिया है ये गलत क्यों है, क्यों बोला गया है। मार्क करिए ऑप्शन सी एज ए करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पे क्या है, इट इज ए टेम्परेरी मैरिज फॉर ए फिक्स्ड पीरियड, मतलब यहाँ पे जो दिया हुआ है ये वाला सही स्टेटमेंट है। ठीक है, क्योंकि जो मुता मैरिज है एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए होती है, जिसमें शुरू से ही टाइम डिसाइड होता है, जिसमें स्टार्टिंग से ही टाइम डिसाइड किया गया था। फिर क्या दिया हमारे पास, इट इज वैलिड अमंग शिया मुस्लिम, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है क्योंकि ये शिया लॉ में भी वैलिड और रिकॉग्नाइज्ड है। तो इट इज इक्वली रिकॉग्नाइज्ड अंडर सुन्नी लॉ जो हमारा आंसर है, तो ये गलत होगा। ठीक है, ये हमारा गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि सुन्नी लॉ में जो है मुता मैरिज को वैलिड नहीं माना जाता है, बल्कि ये वहाँ पे इनवैलिड माना जाता है, क्योंकि ये वहाँ पे इनवैलिड माना जाता है। कहाँ पे? सुन्नी लॉ में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, अगला स्टेटमेंट क्या है वो भी हम देख लेते हैं कि इट ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्स ऑन एक्सपायरी ऑफ द एग्रीड टर्म। ठीक है, तो ये बात करी गई है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। ठीक है, ये करेक्ट है हमारा स्टेटमेंट, क्यों? क्योंकि जब फिक्स टर्म खत्म होता है, मतलब मैरिज जो है खुद ब खुद डिसॉल्व हो जाती है, तो डाइवोर्स की जरूरत ही नहीं होती है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हुआ कि यहाँ पे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट दिया है हमारा, इट इज इक्वली रिकॉग्नाइज्ड अंडर सुन्नी लॉ, तो मार्क द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। मार्क द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है
कि सेक्शन 3 की बात करी गई है। सेक्शन 3 ऑफ मुस्लिम मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1981 प्रोवाइड्स दैट एवरी मुस्लिम मैरिज शैल बी रजिस्टर्ड विद इन डैश फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ द निकाह सेरेमनी। कितने दिन में निकाह सेरेमनी के बाद जो है रजिस्टर होना चाहिए? 40 डेज, 45 डेज, 30 डेज एंड 15 डेज। कितने दिन में हो जाना चाहिए? अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 3 ऑफ द मुस्लिम रजिस्ट्रेशन एक्ट 1981 की बात की गई है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि देखिए, प्रोवाइड्स दैट एवरी मुस्लिम मैरिज शैल बी रजिस्टर्ड विद इन 30 डेज। कितना? विद इन 30 डेज। फिल कर दीजिए यहाँ पे 30 डेज। ठीक है, मार्क कर लीजिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ भी करेक्ट है। 30 डेज में रजिस्टर हो जाना चाहिए विद इन द आफ्टर द निकाह सेरेमनी। क्योंकि देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है हमारे पास? 40 डेज दिया हुआ है, तो इसका तो कहीं जिक्र ही नहीं होगा। ठीक है, जिक्र ही नहीं है। फिर क्या दिया है कि 45 डेज का भी कहीं मेंशन नहीं है। 15 डेज दिया है हमारे पास। ठीक है, 15 डेज का भी कोई ऐसा वहाँ पे एक्ट में मेंशन नहीं किया गया है, क्योंकि जो है 15 दिन का जो रिक्वायरमेंट दिया है वो सही नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? 30 डेज। ठीक है, क्योंकि 30 डेज के अंदर जो है निकाह सेरेमनी के बाद रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है। तो मार्क करिए ऑप्शन नंबर सी एज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एज पर सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ श्रुति स्टैंड्स फॉर। श्रुति क्या कहता है? व्हाट हैज बीन हर्ड, व्हाट हैज बीन स्पीक, यहाँ पे हर्ड की बात करिए, सुना, बोला। व्हाट हैज बीन गेन्ड थ्रू नॉलेज, नॉलेज से क्या मिला, या फिर ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो सबसे मेन बात है कि यहाँ बात हो रही है कि हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग जो श्रुति है वो क्या कहता है, श्रुति का क्या मतलब है। देखिए श्रुति का क्या है? श्रुति मतलब क्या रिफर करता है? एक संस्कृत में सुनना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? सुनना। व्हाट हैज बीन हर्ड, व्हाट हैज बीन हर्ड। अब याद रहेगा, श्रुति मतलब सुनना, तो मतलब क्या है श्रुति का? व्हाट हैज बीन हर्ड, क्या सुना गया। तो यहाँ पे देखिए कि हिंदू लॉ का जो प्राइमरी सोर्स है जिसमें वेदास और उपनिषद आते हैं, श्रुति को जो है डिवाइन श्रुति को जो है डिवाइन रिविलेशन माना गया जाता है, क्योंकि ये डायरेक्टली हर्ड नॉलेज है, मतलब ये डायरेक्टली सुना जाता है जो ऋषियों को प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा जो करेक्ट आंसर है कि व्हाट हैज बीन हर्ड। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन है जैसे व्हाट हैज बीन स्पीक, तो ये क्या है कि ये गलत होगा, क्योंकि श्रुति बोलने से रिलेटेड नहीं है, श्रुति है सुनने से रिलेटेड। ठीक, फिर क्या है दिया है हमारे पास अगला कि व्हाट हैज बीन गेन्ड थ्रू नॉलेज, तो ये भी नहीं है, क्योंकि क्या है श्रुति क्या है कि ये स्मृति, मतलब जो नॉलेज है ये स्मृति, और स्मृति मतलब याद रखना, माइंड से रिलेटेड होता है। तो ये स्मृति और अनुभव से ज्यादा रिलेटेड है, श्रुति से नहीं है। तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत है। ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास दो ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन ए मार्क करिए एज ए करेक्ट आंसर। मार्क ऑप्शन ए एज ए करेक्ट आंसर। Now let's move to the next question. Next question is under section 6, section 6 की बात हो रही है of the Hindu Minority and Guardianship Act 1956. Who is the natural guardian of a Hindu minor boy? एक हिंदू माइनर बॉय है, उसका नेचुरल गार्जियन कौन होगा? हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हैं। मदर एंड आफ्टर हिम फादर, फादर एंड आफ्टर हिम द मदर, एल्डर ब्रदर या मैटरनल अंकल। कौन होता है इसमें? देखिए यहाँ पे क्या है, सुना है हमने, पता है, तो थोड़ा सा इसमें माइंड लगाने की जरूरत है। क्या होता है कि देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा होगा कि फादर एंड आफ्टर हिम द मदर, क्योंकि कहा जाता है फादर इज द हेड ऑफ द फैमिली। तो हेड ऑफ द फैमिली मतलब फैमिली का राजा वो है, तो गार्जियन कौन कहलाएगा? फादर। फादर के बाद मदर होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी हमारा सही होगा, फादर एंड आफ्टर हिम मदर। ठीक, तो इसमें क्या है कि जो सेक्शन 6 है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट जो 1956 में है, उसमें क्लियरली बोलता है कि एक हिंदू जो माइनर बॉय का नेचुरल गार्जियन पहले फादर होता है, और अगर फादर नहीं है
या डिस्क्वालिफाइड है तो उनके बाद मदर का नंबर आता है, मतलब उसके बाद उनका उसका जो नेचुरल गार्जियन है वो मदर होती है। और अगर मदर नहीं है, मदर और आफ्टर हिम फादर वाला ऑप्शन जो है वो गलत है, क्योंकि लॉ में पहले फादर को प्रायोरिटी दी गई है। ठीक है, हमारे इंडिया में पहले फादर को प्रायोरिटी दी गई है, तो यहाँ पे एल्डर ब्रदर नहीं होगा, मैटरनल अंकल नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन नहीं है। करेक्ट ऑप्शन इज बी। मार्क करिए ऑप्शन बी एज ए करेक्ट आंसर। मार्क करिए ऑप्शन बी एज ए करेक्ट आंसर, क्योंकि जो नेचुरल गार्जियन ऑफ हिंदू माइनर बॉय का जो होते हैं वो फादर होते हैं और उनके बाद माँ आती है। करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अंडर विच सेक्शन, सेक्शन की बात की गई है, ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 द कंसेप्ट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूरल राइट्स इज प्रोवाइडेड। कौन से सेक्शन में बात की गई है इसकी, कौन से सेक्शन में बात की गई है? देखिए जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन नंबर 9 में, कौन सा सेक्शन है? सेक्शन नंबर 9 में ये बोला गया है, मार्क कर लीजिए पहले ऑप्शन नंबर बी एज ए सेक्शन नंबर 9, जिसमें स्पेसिकली प्रोवाइड करता है रेमेडी ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स। ठीक है, अगर हस्बैंड या वाइफ बिना रीजनेबल एक्सक्यूज अपने स्पाउस के साथ रहना रिफ्यूज करता है तो एग्रीव जो पार्टी है वो कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकती है। मतलब कि उसमें क्या है, फिर कोर्ट अगर सेटिस्फाइड हो जाए कि रिफ्यूजल बिना वैलिड रीजन के है तो डिक्री ऑफ जो रेस्टिट्यूशन होता है वो पास करेगा। उसके बाद है कि डिक्री जो रेजोल्यूशन पास कर रहा है उसका मतलब क्या है, मतलब है कि दोनों को फिर से एक साथ रहने के लिए कंपेल करेगी। तो यहाँ पे जो बाकी ऑप्शंस दिए हैं वो क्या कहते हैं ये भी जान लीजिए। सेक्शन 8 जो बात करता है, सेक्शन 8 बात करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज का। ठीक है, शादी के रजिस्ट्रेशन का बात करता है। फिर क्या दिया है सेक्शन नंबर 10, यहाँ पे देखिए लिख देते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज की बात करता है सेक्शन नंबर 8। सेक्शन नंबर 10 क्या बात करता है? सेक्शन नंबर आपका 10 है, ये जुडिशियल सेपरेशन की बात करता है। किस क्या बात करता है? जुडिशियल सेपरेशन की। ठीक है, फिर आता है हमारा सेक्शन नंबर 11, ये क्या बात करता है? सेक्शन नंबर 11 बात करता है आपका वॉइड मैरिजेस का। वॉइड मैरिजेस की बात होती है आपके सेक्शन नंबर 11 में। तो देखिए यहाँ पे सेक्शन 8, सेक्शन 9, सेक्शन 10 और सेक्शन 11 का भी एक ही क्वेश्चन के अंदर हमने जिक्र कर लिया कि किसका क्या मतलब है। तो यहाँ पे क्या है देखिए, करेक्ट आंसर हमारा हो गया सेक्शन नंबर 9। ठीक है, बट बाकी ऑप्शंस के भी आपको मीनिंग्स, मतलब बाकी ऑप्शन क्या कवर कर रहे हैं वो भी आपको क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बात कर रहा है कि इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट होल्ड दैट irretrievable breakdown of marriage is not yet a statutory ground for divorce under the Hindu Marriage Act but can be granted under Article 142 of the Constitution। Article 142 of the Constitution में ग्रांट कर सकता है। तो यहाँ पे आपको 4 जो जजमेंट्स दिए गए हैं, 4 केसेस दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? देखिए यहाँ पे बात की गई है नवीन कोहली वर्सेस नीलू कोहली, तो ये तो नहीं सही है। क्यों सही नहीं है वो भी हम बताएंगे। फिर है वी भगत वर्सेस डी भगत, फिर है शिल्पा सैलेस वर्सेस वरुण श्रीनिवासन, ये करेक्ट आंसर होगा आपका। फिर है आपका समर घोष वर्सेस जया घोष, तो ये भी गलत है। तो देखिए सही ऑप्शन आपका यहाँ पे सी है, मार्क सी एज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, बात करी गई है यहाँ पे जजमेंट शिल्पा सैलेस वर्सेस वरुण श्रीनिवासन जो 2023 का जजमेंट है। यहाँ पे क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने शिल्पा सैलेस वर्सेस वरुण श्रीनिवासन के केस में क्लियर किया था कि इररिट्रीवेबल जो ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज है वो अभी तक स्टैच्यूटरी ग्राउंड नहीं है। अंडर कौन से अंडर? हिंदू मैरिज एक्ट 1955, जो हमारे क्वेश्चन में भी बात की गई थी। यहाँ पे बात की गई थी हमारे हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे बात की गई थी, लेकिन
जो कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स यूज करके डिवोर्स जो है ग्रांट कर सकता है अगर मैरिज जो है इरिवेलेबिलिटी, ठीक है, ब्रेक डाउन हो गई हो। मतलब यहाँ पे जो ये चीज क्लियर हुआ। फिर बाकी यहाँ पे दिया गया है कि जो यहाँ पे क्या दिया गया है हमारे पास, अगला केस है नवीन कोहली वर्सेस नीलू कोहली। ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि इस केस में कोर्ट ने रिकमेंड किया था कि इरिटरेबल जो ब्रेकडाउन को स्टैचुरी ग्राउंड बनाया जाए, बट पार्लियामेंट ने अभी तक इंक्लूड नहीं किया था, इसमें पार्लियामेंट ने अभी तक इंक्लूड नहीं किया था। अगला केस दिया हमारे पास वी भगत वर्सेस वी भगत का, जो 1994 का जजमेंट था। तो ये भी हमारा ऑप्शन रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ये केस जो है ये मेंटल क्रूएल्टी के ग्राउंड पर डाइवोर्स से रिलेटेड था। किसके उस पे मेंटल क्रूएल्टी के उस पे ग्राउंड पे डाइवोर्स से रिलेट किया गया था ये केस। इसके बाद आता है हमारा समर घोष वर्सेस जया घोष, जो 2007 का है जजमेंट। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये जो केस है ये भी क्रूएल्टी के इंटरप्रिटेशन पर था, पीआईआर ग्राउंड नहीं था। करेक्ट। तो यहाँ पे जो है इरिट्रेबल जो ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज स्टैच्यूरी ग्राउंड नहीं है अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में, बट जो सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 142 के अंदर डिवोर्स ग्रांट कर सकता है वो केस था शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन का। ठीक है, मार्क कर लीजिए ऑप्शन नंबर सी एज ए करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 206। मार्क करिए। देन मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और वॉइड और वॉइडेबल मैरिज आर, ठीक है, जो बच्चे हैं वॉइड और वॉइडेबल मैरिज के वो क्या कहलाएंगे? इनलेजिटिमेट और कैसे legitimate only if marriage was voidable, legitimate irrespective of the validity of the marriage, and legitimate only if declared so by the court। तो यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर देखिए, तो यहाँ पे क्या बात करी गई है कि लेजिटिमेट इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैलिडिटी ऑफ द मैरिज। ठीक है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। क्यों करेक्ट आंसर है? क्यों करेक्ट आंसर होगा? क्योंकि जो सेक्शन 16 है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का, वो कहता है, वो साफ साफ कह रहा है कि अगर कोई मैरिज वॉइड या वॉइडेबल है तो उस मैरिज के जो बच्चे हैं, उस मैरिज के जो चिल्ड्रन है, वो लेजिटिमेट माने जाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि कोई, इसका मतलब है कि उनकी जो लेजिटिमेसी पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, उनकी लेजिटिमेसी पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, चाहे मैरिज जो है वो लीगली वॉइड हो या फिर ना हो। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, वो भी जान लीजिए। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लेजिटिमेसी इनहेरिटेंस राइट को लिमिटेड करती है। मतलब बच्चे अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकते हैं पर किसी और रिलेटिव की प्रॉपर्टी पर क्लेम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सही आंसर हुआ आपका कि चिल्ड्रन ऑफ वॉइड और वॉइडेबल मैरिजेस जो है वो क्या माने जाते हैं? वो लेजिटिमेट इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैलिडिटी ऑफ द मैरिज। ठीक, इसका करेक्ट ऑप्शन आपको ऑप्शन नंबर सी है। तो मार्क द आंसर एज ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड is not available to a Muslim wife to seek dissolution of marriage under Dissolution of Muslim Marriage Act 1939? Option of puberty, impotency of husband, cruelty of husband या change of religion by husband। क्या है सही आंसर? क्या है सही आंसर? इसका देखिए क्या होगा कि यहाँ पे मेन है आपका आंसर होगा कि चेंज ऑफ रिलीजन बाय हस्बैंड। क्यों? हस्बैंड का धर्म बदलने की वजह से, हस्बैंड का धर्म बदलने की वजह से। देखिए यहाँ पे क्या है कि ऑप्शन ऑफ जो है प्यूबर्टी दिया है हमारे पास। ठीक, तो मुस्लिम वाइफ को ये राइट है कि अगर उसकी मैरिज जो है वो प्यूबर्टी से पहले है और
प्यूबर्टी के बाद वो रिफ्यूज करे तो डिसोल्यूशन क्लेम कर सकती है। करेक्ट। फिर आता है अगला, क्या है हमारा, इम्पोर्टेंसी ऑफ हस्बैंड। इम्पोर्टेंसी ऑफ हस्बैंड में क्या है कि इसमें अगर हस्बैंड इम्पोर्टेंट है तो वाइफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज भी कर सकती है, वाइफ मैरिज खत्म कर सकती है। फिर एक क्रूअल्टी ऑफ हस्बैंड। क्रूअल्टी ऑफ हस्बैंड क्या, इसके अंदर क्या आता है कि क्रूअल्टी जो है एक वैलिड ग्राउंड है अंडर डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के अंदर। तो यहाँ पे क्या हुआ कि चेंज ऑफ रिलीजन बाय हस्बैंड, मतलब हस्बैंड का जो चेंज होता है, अपने धर्म का परिवर्तन करता है, तो ये ग्राउंड जो है स्पेसिफिकली एक्ट में मेंशन है, पहली बात। और अगर हस्बैंड इस्लाम छोड़ देता है, हस्बैंड जो है इस्लाम छोड़ देता है, तो मैरिज जो है ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। इसलिए वाइफ को डिसोल्यूशन क्लेम करने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बाकी जो ऑप्शन दिए हमारे, इनके बेसिस पर वाइफ डिसोल्यूशन, मैरिज डिसोल्यूशन के लिए क्लेम कर सकती है, मान सकती है इस बेसिस। बट ये जो चेंज ऑफ रिलीजन बाय हस्बैंड है, ये रीजन अगर वहाँ पे है तो ये ऑटोमेटिकली मैरिज डिसॉल्व हो जाएगी अगर जो हस्बैंड है वो इस्लाम छोड़ के किसी और धर्म में परिवर्तन करता है तो। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है, अंडर मुस्लिम लॉ ए डिवोर्स मुस्लिम वुमेन इन ऑर्डर टू रीमैरी हर फॉर्मर हस्बैंड हैज टू ऑब्जर्व द प्रोसीजर ऑफ लियान, हलाला, इद्दत, मुबारक। क्या होगा सही आंसर? क्या होगा करेक्ट आंसर? यहाँ होगा करेक्ट आंसर है हलाला। लेकिन ये हलाला तो करेक्ट आंसर है, ये हमने जान लिया, बट लियान क्या होता है? ये लियान जो है ये एक प्रोसीजर है जिसमें हस्बैंड वाइफ पर लीना मतलब एडल्ट्री का इल्जाम लगाता है और ओथ के थ्रू सेपरेशन होती है, मतलब ये ओरली होती है, ओथ के थ्रू डिवोर्स हो जाता है। हलाला का मतलब कि अगर एक वो हस्बैंड अपनी वाइफ को डिवोर्स दे देता है, फिर जो है सिविल तलाक, सुना होगा सिविल तलाक के बारे में, और उसमें जो है फिर से दोबारा जो है दोनों शादी करना चाहते हैं, तो वाइफ को पहले किसी और से वैलिड मैरिज करनी होगी, उस मैरिज को कंज्यूमेट करना होगा, और फिर अगर वो डिसॉल्व हो जाए, या मतलब डिसॉल्व किस तरह से हो जाती है, या तो उसके स्पाउस का डेथ हो जाए या फिर डिवोर्स हो जाए, तब वो अपने पहले हस्बैंड से दोबारा शादी कर सकते हैं। इस प्रोसेस को निकाह हलाला कहते हैं। समझ आया? इस प्रोसेस को निकाह हलाला बोलते हैं। फिर आता है हमारा इद्दत। इद्दत क्या होता है कि ये वेटिंग पीरियड होता है जो वाइफ को डिवोर्स या हस्बैंड की डेथ के बाद ऑब्जर्व करना पड़ता है, लेकिन ये रीमैरिज के लिए हलाला जैसा कंडीशन नहीं है। ठीक। फिर आता है मुबारक। मुबारक का क्या मतलब है? ये भी एक तरह का डिवोर्स है जिसमें हस्बैंड और वाइफ म्यूचुअल कंसेंट से सेपरेशन करते हैं, आपस में सहमत करके सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, आई होप इन सबके मतलब आपको समझ आए, सारे ऑप्शन के जो मीनिंग है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या था कि जो मुस्लिम लॉ के अंदर अगर एक डिवोर्स मुस्लिम वुमेन अपने जो पुराने हस्बैंड से दोबारा शादी करना चाहती है तो उसे हलाला प्रोसीजर का फॉलो करना पड़ता है। सिंपल सा इतना बात है, अगर हलाला प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। चलिए अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन है कि आर्टिकल ऑफ द यूज इन बस 4 ऑप्शन दिए थे, 4 आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल करेक्ट है, किसका बात हो रही है? देखिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन पहले हम जान लेते हैं कि करेक्ट है हमारा आर्टिकल नंबर 32। क्यों करेक्ट है? सबसे पहले मार्क करिए ऑप्शन नंबर डी एज ए करेक्ट आंसर। आर्टिकल नंबर 32 है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फंडामेंटल राइट देता है कि कोई भी सिटीजन
डायरेक्टली जो है सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकता है अपने फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए। इस आर्टिकल को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। पीआईएल क्या है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी मोस्टली जो आर्टिकल 32 के अंडर फाइल की जाती है, क्योंकि ये जो सुप्रीम कोर्ट को एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब एक अलग सा ही पावर देता है किसी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट को अलग से एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर देता है राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे बट हमने ये तो जान लिया कि हमारा ऑप्शन 32 करेक्ट है यहाँ पे। बट जो ऑप्शन 14 है ये क्या बात करता है? ये कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब लॉ से ऊपर कोई नहीं है, लॉ सबके लिए बराबर है, चाहे वो राजा हो, प्रजा हो या फिर आम जनता हो, कोई भी हो, लॉ सबके लिए बराबर है। आर्टिकल 19 क्या बात करता है यहाँ पे? आर्टिकल 19 बात करता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, मूवमेंट, इस तरह का, मतलब आर्टिकल 19 के अंदर आता है कि किसी भी सिटीजन को बोलने का, अपनी चीजें बात रखने का, अपने आप को एक्सप्रेस करने का फ्रीडम है, राइट है। आर्टिकल 33 में क्या बात हुई है? आर्टिकल 33 कहता है कि पार्लियामेंट को पावर देता है कि आर्म्ड फोर्स के जो मेंबर्स हैं उनके फंडामेंटल राइट्स जो है रिस्ट्रिक्टेड कर सके। ठीक, उनके फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट कर सके, ये आर्टिकल 33 में बात की गई है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे आर्टिकल नंबर 32, मतलब राइट्स टू मूव सुप्रीम कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो आर्टिकल 32 के अंदर बात की गई है। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन इंडिया was significantly developed by which of the following judge या judges? कौन से जजेस में बात हुई है? यहाँ पे 4 जजेस के नाम दिए गए हैं, 4 जजेस के यहाँ पे ऑलरेडी नाम दिए गए हैं। तो क्या है, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, कभी भी एग्जाम देते हैं, मैं बार बार कहती हूँ हमेशा क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स का होता है कि जल्दी में हड़बड़ाहट में क्वेश्चन गलत कराते हैं, क्वेश्चन समझ ही नहीं पाते हैं कि सवाल क्या पूछा जा रहा है, वो गलत आंसर मार्क कराते हैं। तो मेरा सजेशन है कि सबसे पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, समझने की कोशिश करिए कि एक्चुअल में क्या पूछा जा रहा है, क्योंकि लॉ में जो है लैंग्वेज का बहुत बड़ा खेल होता है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन समझना है अच्छे से कि क्या पूछा जा रहा है, ऑप्शन देखिए, देन उसका आंसर दीजिए। चलिए यहाँ पे जो बात की जा रही है, यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे दिया गया है जस्टिस एम हिदायतुल्लाह, जस्टिस वाई बी चंद्रचूड़, जस्टिस पी एन भगवती एंड जस्टिस ए एस आनंद। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है जस्टिस वाई बी चंद्रचूड़ ये, और जस्टिस पी एन भगवती, मतलब हमारा बी और सी दो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हैं, दो ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी एंड सी। तो यहाँ पे क्या है कि देखिए कि जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर, मतलब जो ऑप्शन में नहीं है, दिया नहीं है, तो उन्होंने एक पीआईएल का आइडिया जो है वो इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। क्या इंट्रोड्यूस किया था? तो उसके बाद जस्टिस जो पी एन भगवती ने, फिर जो जस्टिस पी एन भगवती आए, इन्होंने इसे जो है पूरी तरह से डेवलप और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड किया। उन्होंने फोकस किया कि लोकस स्टैंडी को रिलैक्स करके आम आदमी को कोर्ट तक पहुंचने का मौका दिया जाए। फिर आते हैं हमारे जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़। तो ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने अपने जो टेन्योर में पीआईएल को सपोर्ट किया और उसके स्कोप को ब्रॉडन किया, मतलब उसके स्कोप को बढ़ाया, वाइड किया। तो जस्टिस जो यहाँ पे दिए गए हैं एम हिदायतुल्लाह, इनका क्या रोल है, इनका क्या रोल है ये, और जस्टिस जो एएस यहाँ पे बात करी गई है आनंद जो है, ये इनका जो पीआईएल का डेवलपमेंट में डायरेक्ट रोल नहीं था। तो यहाँ पे डायरेक्ट रोल किनका था? जस्टिस वाई बी का और जस्टिस पीएन का। ठीक है, मार्क करिए, ऑप्शन यहाँ पे 2 करेक्ट है हमारे पास, बी और सी मार्क करिए एज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पहुंचते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बात कर रहा है, देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स was primarily recognized and enforced by the Supreme Court in Husainara,
खातून एंड ORS वर्सेस होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार 1979 थ्रू ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL के थ्रू। हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास राइट टू एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21A, राइट टू फ्री लीगल एड एंड स्पीडी ट्रायल अंडर आर्टिकल 21, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ अंडर आर्टिकल 14, फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 91 क्लॉज ए। तो यहाँ पे बात की गई है, तो सही आंसर क्या है हमारा? सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी कि राइट टू फ्री लीगल एड एंड स्पीडी ट्रायल अंडर आर्टिकल 21। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या बात है कि हुसैनरा खातून एंड ORS, जो यहाँ पे बात की गई है हुसैना खातून एंड वर्सेस होम सेक्रेटरी, तो ये बात की गई है। तो इसमें क्या है कि स्टेट ऑफ बिहार 1979 का ये जजमेंट है। इसमें एक जो लैंडमार्क PIL केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया था कि हजारों जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं वो बिहार के जेल में बिना ट्रायल के सालों से बंद थे, बहुत सालों से बिना ट्रायल के वहां पे उनको कैद किया गया था। तो कोर्ट ने होल्ड किया कि आर्टिकल जो 21 मतलब क्या कहता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर स्पीडी ट्रायल और फ्री जो लीगल एड फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा है। ये जो केस है ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत बड़ा रिफॉर्म इनिशिएट किया और PIL के थ्रू मतलब PIL के थ्रू जो यहाँ पे बात की गई है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसके थ्रू पुअर जो प्रिजनर्स के राइट्स को इन्फोर्स किया, मतलब पुअर मतलब जो गरीब प्रिजनर्स है उनके राइट्स को इन्फोर्स किया गया। तो आर्टिकल 21 क्लॉज 1 में राइट टू एजुकेशन जो है वो क्या कहता है, ये जो बात की गई है ये राइट टू एजुकेशन, ये जो बाद में ये लेटर अमेंडमेंट से आया है इस केस से रिलेट नहीं किया गया है। ठीक, तो फिर हमारा अगला ऑप्शन में बात की गई थी कि आर्टिकल 14 की राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो ये है जनरल प्रिंसिपल है, इस पर केस का फोकस स्पीडी ट्रायल था। फिर आता है हमारा कि आर्टिकल 91 क्लॉज ए की बात करी गई है हमारे इसमें है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। तो ये जो है ये ऑलरेडी ये किससे, फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेट किया गया है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हुआ, यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मार्क करिए ऑप्शन नंबर बी एज ए करेक्ट आंसर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हुसैनरा खातून केस में होल्ड किया कि राइट टू फ्री लीगल एड एंड स्पीडी ट्रायल जो है आर्टिकल 21 के अंदर फंडामेंटल राइट माना गया है, फंडामेंटल राइट है ऐसा बोला गया है। चलिए यहाँ पे क्या था, ऑप्शन नंबर बी मार्क कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी एज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि which of the following is not a valid ground for filing a PIL। कौन से ग्राउंड पे PIL जो है फाइल करने के लिए वैलिड ग्राउंड नहीं माना जाता। हमारे पास ऑप्शन दिए हैं, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है, इकोलॉजिकल बैलेंस इश्यूज, साइड आ जाती है तो आपको ऑब्जेक्टेबल होगा। फिर है मैटर्स कंसर्निंग बॉन्डेड लेबर एंड नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन, प्योरली प्राइवेट डिस्प्यूट एग्जाम्पल लैंडलॉर्ड टेनेंट, सर्विस मैटर्स, पर्सनल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। फिर आता है मैटर्स कंसर्निंग नॉन पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस ऑफ वर्कर्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या है, पहले सबसे पहले मार्क करिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर है, मार्क करिए ऑप्शन 3 एज ए करेक्ट आंसर। क्योंकि जो यहाँ पे हमारे ऑप्शन दिया है पहला ऑप्शन है एनवायरमेंट पॉल्यूशन एंड इकोलॉजिकल बैलेंस इश्यूज का, तो यहाँ पे ये वैलिड ग्राउंड है फॉर PIL फाइल करने के लिए क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट को डायरेक्ट इफेक्ट कर रहा है। फिर आता है हमारा क्या बात की गई है बॉन्डेड लेबर के बारे में एंड नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन के बारे में, तो ये भी वैलिड ग्राउंड है, PIL का एक मेजर एरिया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन किया है। फिर क्या आ रहा है अगला ऑप्शन कि मैटर कंसर्निंग नॉन पेमेंट की बात की गई है और मिनिमम वेजेस टू वर्कर्स, इसमें भी PIL ये भी वैलिड ग्राउंड है क्योंकि ये वर्कर्स के फंडामेंटल राइट्स और सोशल जस्टिस से रिलेटेड है। तो प्योरली जो प्राइवेट डिस्प्यूट्स हैं लैंडलॉर्ड टेनेंट सर्विस मैटर पर्सनल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, तो ये प्राइवेट मैटर्स होते हैं, ये पब्लिक मैटर नहीं है, ये पब्लिक को वो इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये PIL के स्कोप में नहीं आता है क्योंकि ये सिर्फ प्राइवेट इंटरेस्ट है और पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर
एमसी मतलब प्योरली जो प्राइवेट डिस्प्यूट है वो पीआईएल को फाइल करने के केस में नहीं आएंगे। करेक्ट। आई होप यहाँ पे आपको समझ आ रहे होंगे सारे आंसर्स, उसके एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चंस के। ठीक है, मुझे लगता है कि समझ आ ही जाना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द केस ऑफ एनसी often referred to as the Taj Station Tree is a classic example of PIL being used for the enforcement of rights as an part of देखिए यहाँ पे पहले दिया है राइट टू पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हमारे पास, तो करेक्ट क्या है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा? देखिए करेक्ट ऑप्शन है ये राइट टू ए पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। राइट टू ए पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो क्यों करेक्ट है? देखिए एमसी मेहता का वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था कब का था? 1996 का, जिसमें ताज मतलब जिसे ताज ट्रिपेजियम केस भी कहा जाता है क्योंकि एक लैंडमार्क पीआईएल था। इशू था कि ताजमहल के आसपास के जो इंडस्ट्रीज ऑफ वेहिकुलर पॉल्यूशन की वजह से मॉन्यूमेंट का जो रंग है वो डल पड़ रहा था। मतलब मॉन्यूमेंट का जो रंग है वो पीला पड़ रहा था, वो डैमेज हो रहा था, तो स्ट्रक्चर भी उसकी वजह से डैमेज हो रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि आर्टिकल 21 जो है मतलब राइट टू लाइफ जो कहा जाता है यहाँ पे, उसके अंदर आर्टिकल 21 की बात की गई है। ठीक है, राइट टू लाइफ के अंदर एक एक्सपेंडेड इंटरप्रिटेशन है जिसमें राइट टू ए पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट इंक्लूड होता है। और कोर्ट ने इंडस्ट्रीज को रिलोकेट करने के ऑर्डर्स दिए और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन को फंडामेंटल राइट के स्कोप में लाया गया। करेक्ट। तो यहाँ पे बाकी ऑप्शंस हमारे क्या दिए? राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है? ये आर्टिकल 19 में आएगा। किसमें आएगा? आर्टिकल 19। फिर राइट टू एजुकेशन किसमें बात की गई है? आर्टिकल 21A। ये भी फंडामेंटल राइट है बट ये आर्टिकल 21A में बात की है। फिर राइट टू लिवलीहुड का क्या मतलब है? ये भी आर्टिकल 21 का है, क्योंकि ये है तो फंडामेंटल राइट्स, लेकिन ये किस में आ रहे हैं? आर्टिकल 21 में। अलग कॉन्टेक्स्ट में ये रिकॉग्नाइज्ड हुए, पर ताज ट्रिपेजियम केस में स्पेशली जो है एनवायरमेंट से ही रिलेटेड था। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी मार्क करिए एज ए करेक्ट आंसर। जो एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था वो ताज ट्रिपेजियम के केस से भी जाना जाता है, इस नाम से भी जाना जाता है, और ये एनवायरमेंट के केस से रिलेटेड था, मतलब राइट टू ए पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट से रिलेट कर रहा था। करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ये बात कर रहा है कि द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल का इन इंडिया वाज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? कौन सी कंट्री से बोरो किया गया था? यहाँ पे दिया हमारा यूके, यूएसए, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। कौन सी कंट्री से पीआईएल का जो कंसेप्ट है वो बोरो किया गया है? देखिए कहाँ से बोरो किया गया है? यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। तो मार्क कर लीजिए सबसे पहले ऑप्शन नंबर बी। मार्क करिए ऑप्शन बी एज ए करेक्ट आंसर। यूएसए से ये पीआईएल का कंसेप्ट बोरो किया गया था इंडिया में। तो देखिए, तो मैं ऐसे बता देती हूँ कि जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मतलब जो पीआईएल का कंसेप्ट है वो इंडिया में डायरेक्टली बोरो किया गया था अमेरिकन ज्यूरिस्प्रूडेंस से। यूएसए में पीआईएल का जो पर्पस था वो अनरिप्रेजेंटेड ग्रुप्स मतलब जो पुअर थे, गरीब, वहाँ के माइनॉरिटीज और अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स, इन्वायरमेंट एक्टिविटीज हो गए, उनको लीगल रिप्रेजेंटेशन देने का मेन पर्पस था। तो इंडिया में इसे 1980s के बाद डेवलप किया गया।
स्पेशली जो जस्टिस थे वी आर कृष्णा अय्यर और जस्टिस पी एन भगवती के जजमेंट के थ्रू। ये हमने पहले भी बात की थी अपने पिछले 2-3 क्वेश्चंस के पहले, कि वहां पे बात की थी कि वी आर कृष्णा ने इनिशिएट किया था, बट जस्टिस पी एन भगवती ने इसको प्रॉपर तरीके से वो लाए थे। तो उनके जो जजमेंट के थ्रू ये एक रिलैक्सेशन था ट्रेडिशनल लोकस स्टैंडी रूल से। मतलब क्या है इसका, कि कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए केस फाइल कर सकता है, कि कोई भी अपने पब्लिक इंटरेस्ट के लिए केस फाइल कर सकता है, चाहे वो डायरेक्टली अफेक्टेड हुआ है या ना हुआ है। मतलब कोई भी पब्लिक कहीं भी अगर इफेक्टेड है तो उसके बिहाफ पे कोई भी पर्सन केस को मतलब पीआईएल को फाइल कर सकता है। करेक्ट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है कि यूएसए से बोरो किया गया था पीआईएल का कंसेप्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पीआईएल इज मेंटेनेबल ओनली व्हेन। 4 सिचुएशंस दी गई हैं, कब ये मेंटेनेबल होगा, मेंटेनेबल कब होगा। 4 सिचुएशन दी है हमारे पास। यहाँ पे है देयर इज ए प्राइवेट रॉन्ग, ए पर्सनल इंटरेस्ट, प्राइवेट की बात हुई तो ये यहीं गलत हो गया। ए पर्सनल इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व, ये भी गलत हो गया। फिर दिया है देयर इज पब्लिक इंजरी और वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पुअर और मार्जिनलाइज। तो यहाँ पे क्या बात हुई है, पब्लिक इंजरी, मतलब जहाँ पब्लिक इन्वॉल्व हुई वहां पे पीआईएल होगा, करेक्ट हुआ। फिर है इट चैलेंजेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेटिव पीआईएल मतलब पब्लिक। पता चलता है क्यों होगा, यहाँ पे पीआईएल का जो एसेंस है ये है कि जब पब्लिक पे इम्पैक्ट हो रहा हो, देखिए सबसे पहले आंसर है यहाँ पे एब्सोल्यूट नेसेसिटी प्रिंसिपल। आप करिए ऑप्शन बी ऐसे करेक्ट आंसर क्यों करेक्ट है, क्योंकि देखिए एमसी मेहता वर्सेस 1986 का था, इसमें एक जो है लैंडमार्क जजमेंट था जिसमें एब्सोल्यूट नेसेसिटी प्रिंसिपल किया। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई इंडस्ट्री हजार्डस सब्सटेंस और उससे एक्सीडेंट होता है तो उस इंडस्ट्री की एब्सोल्यूट लायबिलिटी होती है, मतलब बिना किसी ये जो प्रिंसिपल है ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वेलेंट वर्सेस फ्लेक्सर का जो था इससे भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एक्ट ऑफ गॉड हो गया, प्लेंटियर्स फॉल्ट हो गया, लेकिन एब्सोल्यूट लायबिलिटी में कोई एक्सेप्शन वॉल्यूटर जो है फेस पर देता है। यहाँ पे देखिए क्या है, वॉल्यूटर फेस पर होता है, ये हमारा ऑप्शन है। यहाँ पे ये है कि यहाँ पे लेटर केसेस में डेवलप हुआ, बात करता है। फिर आता है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसमें क्या बात की गई है कि वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996 की बात थी। फिर आता है हमारा ये पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन,
इसमें क्या बात की गई थी कि इसमें एमपी मेहता वर्सेस कमलनाथ 1997 का केस था। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल, जिसमें ओलियम गैस लीक का जो केस था 1986 का, वो सुप्रीम कोर्ट ने इवॉल्व किया एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल को यहाँ पे। करेक्ट। चलिए, समझ आया होगा। अगला सवाल देखें, मूव करें अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि द पीआईएल विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, कब का है ये? 1997 का। was filed after which incident triggered judicial action? निर्भया केस, बनवारी देवी गैंग रेप केस, शाहबानो केस या मथुरा कस्टोडियल रेप केस? कौन सा करेक्ट है ऑप्शन? विच ऑप्शन इज द करेक्ट वन? देखिए, बात करते हैं कि विशाखा वर्सेस क्या दिया, स्टेट ऑफ राजस्थान, कब का केस है ये? 1997 का जजमेंट है। तो एक लैंडमार्क पीआईएल था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस के अगेंस्ट गाइडलाइंस फ्रेम किए, जिसे विखासा गाइडलाइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? विखासा, विशाखा गाइडलाइंस। ठीक है, तो क्या हो गया क्लियर कि यहाँ पे विशाखा गाइडलाइंस कहा जाता है उसको। तो ये जो पीआईएल ट्रिगर हुआ था, ये भनवारी देवी गैंग रेप केस जो 1992 में, कौन सा केस है? भनवारी देवी गैंग रेप केस 1992 का। इसके बाद भनवारी देवी एक साथिन, मतलब उनकी जो सोशल वर्कर थी, वो जो चाइल्ड मैरिज रोकने की कोशिश कर रही थी और उसके बाद उस पर ब्यूटल गैंग रेप हुआ था इस केस में। तो कोर्ट ने ये कहा कि जब तक पार्लियामेंट स्पेसिफिक लॉ बनाता है तब तक विशाखा गाइडलाइन फॉलो किए जाएंगे टू प्रोटेक्ट वुमेन एट वर्क प्लेस, मतलब काम की जगह पे, वर्क प्लेस की जगह पे वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर बी मार्क करिए एज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी मार्क करिए एज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे निर्भया केस की बात की गई थी, ये कब हुआ था? 2012 में। तो यहाँ पे क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म के लिए ट्रिगर हुआ, पर जो विखासा केस से रिलेटेड था तो वो यहाँ पे वर्क प्लेस से रिलेटेड था। फिर आता है हमारा अगला, क्या दिया है? शाहबानो केस दिया हुआ है। शाहबानो केस में क्या था? ये 1985 का केस है। यहाँ पे जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ और मेंटेनेंस राइट से रिलेट था ये केस। उसके बाद कौन सा दिया है हमारे पास? मथुरा कस्टोडियल रेप केस दिया है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो कस्टोडियल रेप और कंसेंट के इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड था, पर विखासा केस के ट्रिगर नहीं था। तो हमारा क्या हुआ आंसर? आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर बी, भनवारी देवी गैंग रेप केस जो 1992 का था, उसमें ये पीआईएल जो है ट्रिगर हुआ था। कौन सा? विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। करेक्ट, क्योंकि इसमें विशाखा गाइडलाइंस के नाम से भी एक गाइडलाइंस जो है वो इशू की गई थी। चलिए, अगला सवाल, अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग PILs led to the right to education being recognized as a fundamental right under Article 21A? तो यहाँ पे भी हमारे 4 केस दिए हैं, कौन सा करेक्ट होगा? यहाँ पे बोथ भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, तो क्या ऑप्शन हमारा 2 वाला भी है? क्या होगा? देखिए, बात करते हैं, पहला केस दिया है मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक 1992 का। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21 में, जहाँ पे राइट टू लाइफ भी कहा जाता है। फिर हमारा कौन सा है? उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इसमें क्या था कि कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि राइट टू एजुकेशन अप टू एज 14 ईयर्स जो है वो फंडामेंटल राइट है, और उसके बाद जो है वो स्टेट की कैपेसिटी के हिसाब से कंटिन्यू किया जाएगा। तो ये जो दोनों जजमेंट हैं, इन्होंने मिलकर राइट टू एजुकेशन को आर्टिकल 21 के स्कोप में फॉर्मली स्टैब्लिश किया। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों केस सही हैं, ये दोनों केस सही है। तो लेकिन बाद में जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था कब? 2002 में, उसके थ्रू
आर्टिकल 21A ऐड किया गया, जिसमें राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है वो चालू की गई, किससे? 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए। क्या एज है? 6 से 14 साल, 6 to 14 ईयर्स के लिए उसमें एक्सप्लिसिटली फंडामेंटल राइट बन गया है। बाकी हमारे पास जो ऑप्शन दिया है यहाँ पे पीए ईमानदार, यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि हमारे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी सही है। तो ये मार्क कर लीजिए कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं पीए इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जो 2005 का केस है। ये केस प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूशन के एडमिशन और रिजर्वेशन पॉलिसी से रिलेटेड था। एजुकेशन राइट रिकॉग्निशन से डायरेक्टली लिंक नहीं हुआ था। करेक्ट। तो आंसर आपको पता चल गया कि यहाँ पे कौन सा आंसर है हमारा? ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों करेक्ट है हमारा। तो ऑप्शन नंबर सी बात कर रहा है कि बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट केसेस। मार्क कर लीजिए। The doctrine of epistolary jurisdiction means that, क्या मीन्स है? क्या मतलब है? क्या मतलब है इसका? कि एपिस्टोलरी ज्यूरिडिक्शन का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, क्या है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यूरिडिक्शन यूज करके लेटर्स, पोस्ट कार्ड या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन को भी रिट पेटिशन के रूप में ट्रीट कर सकती है। ये कॉन्सेप्ट जो है वो पीआईएल के डेवलपमेंट के टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था, ताकि जो पुअर, मतलब ताकि जो गरीब, जो पुअर हो गए और मार्जिनलाइज लोग जो फॉर्मल पेटिशन ड्राफ्ट नहीं कर सकते, उनके ग्रीवेंसेस भी जो है वो डायरेक्टली कोर्ट तक पहुंच सकते। एक देखिए, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मुशहरा खातून केस था, जिसमें जिसमें एक पोस्टकार्ड के बेसिस पर पीआईएल इनिशिएट हुआ था। तो उसका क्या था, और उसमें एक अंडर ट्रायल प्रिजनर के राइट जो है इम्पोज किए गए थे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हुआ हमारा? अभी पता चल गया कि यहाँ पे कोर्ट में एक्ट ऑन लेटर पोस्टकार्ड ट्रीटेड एज हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। मार्क कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो करते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक बार देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कहा गया है? यहाँ पे है विच वन इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ पीआईएल। इनमें से कौन सा है जो एसेंशियल फीचर नहीं है पीआईएल का? फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्रोसीजर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ एविडेंस या रिलैक्स स्टैंडिंग रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे क्या है कि पीआईएल का एसेंशियल जो है फीचर है, पीआईएल का जो एसेंशियल फीचर है वो क्या है? स्ट्रिक्ट रूल ऑफ एविडेंस। स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ एविडेंस। मार्क कर लीजिए ऑप्शन नंबर सी। मार्क करिए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर कि स्ट्रिक्ट रूल ऑफ एविडेंस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि पीआईएल का एक एसेंशियल फीचर है, क्योंकि कोर्ट ने रिजिड टेक्निकलिटीज को रिलैक्स किया है, रिलैक्स किया गया था। तो यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट की बात करें तो यही जो पीआईएल का कोर है, क्योंकि पब्लिक के कलेक्टिव राइट्स को प्रोटेक्ट करना, रिलैक्स जो स्टैंडिंग रिक्वायरमेंट होती है उसमें ट्रेडिशनल लोकल स्टैंडिंग को रिलैक्स किया गया है, ताकि कोई भी पब्लिक स्पिरिट पर्सन मतलब पीआईएल फाइल कर सके। तो यह स्ट्रिक्ट रूल ऑफ एविडेंस जो है ये पीआईएल का एसेंशियल फीचर नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने पीआईएल में एविडेंस के स्ट्रिक्ट रूल्स को रिलैक्स किया है, ताकि लेटर्स हो गए, रिपोर्ट्स हो गई और इनफॉर्मल डॉक्यूमेंट्स भी कंसिडर किया जा सके। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा कि जो एसेंशियल फीचर पीआईएल का नहीं है वो है स्ट्रिक्ट रूल ऑफ एविडेंस, क्योंकि ये बाकी जो है ये एसेंशियल फीचर्स हैं, ये नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हुआ कि करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। मार्क करिए फॉर द क्वेश्चन नंबर 221 correct answer is option number C. Okay, let's move to the next question.
इसमें है द मेन सोर्स ऑफ रूल्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट फॉर एडवोकेट्स इन इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द एडवोकेट एक्ट 1961, द इंडियन पेनल कोड 1860, द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ठीक है, तो क्या बात की गई है कि यहाँ पे कि द मेन सोर्स ऑफ रूल्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट फॉर एडवोकेट्स की कहाँ बात होगी? ऑब्वियस सी बात है ना कि एडवोकेट एक्ट में बात की गई होगी, ऑब्वियस सी बात है। मार्क कर लीजिए ऑप्शन बी, ऑप्शन बी एज द करेक्ट आंसर, द एडवोकेट एक्ट 1961। ठीक है, इसमें क्या है, यही मेन सोर्स है जिसमें रूल्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एथिक्स फॉर एडवोकेट्स का लेड डाउन किए गए हैं। मतलब जो बीसीआई को पावर दी गई है कि वो जो रूल्स फ्रेम करके रिगार्डिंग प्रोफेशनल कंडक्ट, मतलब ड्रेस कोड हो गया, उनका ड्यूटीज हो गए टूवर्ड्स कोर्ट की तरफ के जो ड्यूटीज होते हैं उनके क्लाइंट्स के लिए क्या उनकी ड्यूटीज हैं, सोसाइटी के लिए उनकी क्या ड्यूटीज हैं, ये सब उसमें डिफाइंड है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करता है, लेकिन एडवोकेट के जो प्रोफेशनल कंडक्ट के लिए स्पेसिफिक नहीं है। तो यहाँ पे जो बात की गई थी कि इंडियन पेनल कोड 1860 की यहाँ पे बात की गई थी, इसमें क्या है कि इसमें क्रिमिनल ऑफेंसेस डिफाइन करता है, एडवोकेट्स की बात नहीं करता। ये क्रिमिनल ऑफेंसेस डिफाइन करता है, प्रोफेशनल एथिक्स से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है इसका। फिर हमारे पास दिया गया था इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, यहाँ पे एविडेंस के रूल जो है वो डिफाइन करता है, एडवोकेट्स के कंडक्ट से रिलेटेड नहीं करता है। तो मेन सोर्स क्या हुआ, मेन सोर्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट फॉर एडवोकेट्स ऑफ इंडिया हुआ हमारा एडवोकेट्स एक्ट 1961, एडवोकेट्स एक्ट 1961। So mark the option B as a correct answer for question number 222. अगला क्वेश्चन है हमारा कि अंडर सेक्शन 49 क्लॉज 1 of the Advocate Act 1961, the Bar Council BCI has the power to make rules regarding, कौन से रूल्स बनाते हैं, लीगल एजुकेशन, कंडक्ट एंड एटिक्वेट ऑफ एडवोकेट्स, एनरोलमेंट ऑफ लॉ स्टूडेंट या जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स। क्या होगा करेक्ट आंसर, क्या होगा यहाँ पे होगा कंडक्ट एंड एटिक्वेट ऑफ एडवोकेट्स, क्योंकि एडवोकेट एक्ट की बात की जा रही है यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मार्क करिए ऑप्शन नंबर बी एज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि एडवोकेट एक्ट जो 1961 का है, इसमें बीसीआई को पावर देता है कि वो रूल्स फ्रेम करे रिगार्डिंग प्रोफेशनल कंडक्ट, एटिकेट और डिसिप्लिन ऑफ एडवोकेट से रिलेटेड। ये जो रूल्स हैं ये एडवोकेट की ड्यूटीज डिफाइन करते हैं, मतलब ड्यूटीज किसके टूवर्ड्स कोर्ट, क्लाइंट, कलीग एंड सोसाइटी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है हमारे पास कि लीगल एजुकेशन ओनली, तो ये गलत होगा क्योंकि ये सेक्शन 49 के 1 क्लॉज डी के अंडर आता है, सी के अंदर नहीं आता। यहाँ बात की गई हमारे सी की। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद बात की गई है एनरोलमेंट ऑफ लॉ स्टूडेंट की, तो ये स्टेट बार काउंसिल के डोमेन में आता है, नॉट सेक्शन 41 सी में नहीं आता है। ठीक है, फिर हमारे पास है जुडिशियल अपॉइंटमेंट, इसका क्या मतलब है कि ये जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का डोमेन है, बार काउंसिल का नहीं है, ये जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का डोमेन है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे, करेक्ट आंसर हुआ हमारा कंडक्ट एंड एटिक्वेट ऑफ एडवोकेट, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया को पावर है रूल्स बनाने का रिगार्डिंग एडवोकेट्स के कंडक्ट एंड एटिक्वेट्स ऑफ एडवोकेट्स। ठीक है, चलिए मार्क कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला का क्वेश्चन है, एन एडवोकेट इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम एडवर्टाइजिंग हिज प्रैक्टिस अंडर विच रूल ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स। यहाँ पे 4 रूल दिए गए हैं, इनमें से कौन सा रूल है जो एडवोकेट को प्रोहिबिटेड मतलब रोकता है। देखिए यहाँ पे दिया गया है रूल नंबर 36 सेक्शन 4 पार्ट 6, ये हमारा हुआ करेक्ट आंसर, जिसके अंदर ये बात की गई है कि बीसीआई जो है वो इन रूल्स के पार्ट नंबर 6 में सेक्शन 4 एडवोकेट के प्रोफेशनल कंडक्ट और एटिक्वेट डिफाइन करते हैं। रूल जो 36 है वो स्पेशली प्रोहिबिट करता है
एडवर्टाइज करने से, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, अखबार हो गया, उसमें ऐड देने से हो गया, सर्कुलर्स हो गया, पर्सनल पब्लिसिटी से हो गया, ये इससे करता है प्रोहिबिट। इसका जो मेन पर्पस है कि लीगल जो प्रोफेशन है एक नोबल प्रोफेशन है और जो कमर्शियल कंपटीशन जैसा ना बने, ठीक है, उसको कमर्शियल कंपटीशन जैसा ना बने, इसके लिए ये प्रोहिबिशन लगाए गए हैं। तो यहाँ पे जो बाकी जो रूल दिए गए हैं एक बार वो देख लेते हैं। ये रूल क्या बात की गई है, 34 किससे बात करता है, ये रिलेट करता है एडवोकेट के ड्यूटी टुवर्ड्स क्लाइंट से, ठीक। फिर है हमारा अगला क्या है, रूल 28। रूल 28 जो है वो बात करता है रिलेटेड टू एडवोकेट ड्यूटी टुवर्ड्स कोर्ट। फिर रूल आता है हमारा क्या, 39 है कि रिलेटेड टू डिसिप्लिनरी मैटर से रिलेट करता है रूल नंबर 39। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा है रूल नंबर 36 सेक्शन 4 पार्ट 6। मार्क कर लीजिए ऑप्शन बी एज ए करेक्ट आंसर, मार्क ऑप्शन बी एज ए करेक्ट आंसर। तो आज का आखिरी सवाल, मतलब आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा 225। इसमें है कि which of the following is not an advocate's duty towards the client। एडवोकेट, इनमें से कौन सी ऐसा है जो एडवोकेट की ड्यूटी नहीं है टुवर्ड्स द क्लाइंट। पहला क्या है, टू एक्सेप्ट ब्रीफ अनलेस देयर आर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, टू रिफ्यूज टू एक्ट इन केसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, टू डिस्क्लोज कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन टू द प्रेस, फिर है टू अपीयर इन कोर्ट व्हेन इंगेज। क्या होगा सही आंसर, क्या होगा, देखिए इसमें क्या होगी, मेन सबसे मेन है टू डिस्क्लोज कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन टू द प्रेस। मतलब एडवोकेट की ड्यूटी हो गई टुवर्ड्स द क्लाइंट के कुछ एसेंशियल पॉइंट्स हैं। पहले ये देख लीजिए, इसका आंसर मार्क कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसका क्या है, क्योंकि पहला हमारे पास दिया है टू एक्सेप्ट ब्रीफ अनलेस देयर आर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, तो ये ड्यूटी है एडवोकेट को जनरली ब्रीफ एक्सेप्ट करना चाहिए और करना पड़ता है, ठीक है। फिर अगला दिया है टू रिफ्यूज टू एक्ट इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये क्या है, ये भी ड्यूटी है क्योंकि इम्पार्शियलिटी मेंटेन करनी होती है, इम्पार्शियलिटी जो है वो मेंटेन करनी होती है। फिर दिया है टू अपीयर इन कोर्ट व्हेन एंगेज, तो ये भी ड्यूटी है क्योंकि एडवोकेट को क्लाइंट के बिहाफ में कोर्ट में प्रेजेंट होना चाहिए, जरूरी है वो। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बचता है कि डू डिस्क्लोज कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन टू द प्रेस, ये गलत है, ये ड्यूटी नहीं है क्योंकि वो क्लाइंट के कॉन्फिडेंशियल मतलब उसकी जो प्राइवेसी है, प्राइवेट जो बातें हैं, प्राइवेट कम्युनिकेशंस हैं, उसको प्रोटेक्ट करना उसकी ड्यूटी है। प्रेस या पब्लिक में उसको डिस्क्लोज करना अनएथिकल माना गया है और अनएथिकल होता है। तो यहाँ पे क्या है कि जो एडवोकेट की जो ड्यूटी है क्लाइंट की तरफ, वो क्या नहीं है, टू डिस्क्लोज कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन टू द प्रेस और द पब्लिक। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ हमारा, ऑप्शन नंबर सी मार्क कर लीजिए कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये एडवोकेट की ड्यूटी नहीं है टुवर्ड्स द क्लाइंट। चलिए, तो आज के ये 25 क्वेश्चंस कंप्लीट किए एंड आई होप आपको ये क्लियरली समझ आए होंगे, ये क्वेश्चन क्लियरली समझ आए होंगे। मैं एक बार ब्रीफ कर दे रही हूँ कि आपको जो है डाउनलोड आप कर सकते हैं प्रेप हॉरिजॉन ऐप, किसी भी उससे iOS या एंड्रॉयड यूजर दोनों लोग के लिए ये अवेलेबल है, डाउनलोड कर सकते हो। AIB का 20 बैच अभी ऑफर चल रहा है, ये 999 पर अभी लॉन्च किया गया है, अभी 999 पर ये बैच आपको मिलेगा जिसमें आपको कंप्लीट AIB की प्रिपरेशन कराई जा रही है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है, किसी भी तरह का कोई क्वेरी होती है, तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर 9727040406 पर आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, आइदर व्हाट्सएप और कॉल पे। आपकी क्वेरीज जो है वो जल्दी से जल्दी रिजॉल्व की जाएंगी, करेक्ट। तो आज के लिए इतना था, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके। तो तब तक के लिए आप ये जो क्वेश्चंस अभी तक कराए जा रहे हैं इनको प्रैक्टिस करते रहिए, इनको पढ़ते रहिए ताकि आपके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो पाए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में लेक्चर नंबर 10 में अगले 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके। तो थैंक यू एवरीवन, स्टे कनेक्टेड।